ईरान और इजराइल युद्ध अब इतना गहरा गया है कि दुनिया दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। कुछ देश ईरान का समर्थन खुलकर कर रहे हैं तो वहीं कुछ देश इजराइल के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। इसका कितना असर होगा, भारत की स्थिति क्या रहेगी, क्या पॉलिसी रहेगी। हमारे साथ संदीप बोल हैं जो डिफेंस यानी कि ईरान इजराइल युद्ध में क्या क्या यूज हो रहा है, किस तरह से युद्ध आगे बढ़ रहा है, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। नीरज भी हैं, बहुत वरिष्ठ सहयोगी हैं, और विदेश, क्योंकि विदेश पॉलिसी भारत की क्या रहेगी, ईरान और इजराइल के बीच में बाकी के देश किस तरह से कूटनीतिक रास्ता अपना रहे हैं उसे खत्म करने के लिए, तो वो नीरज बताएंगे। नीरज, दो फाड़ तो हो गए हैं दुनिया में। चीन और रूस तो खुलकर आ गए, उन्होंने एक तरह से अमेरिका को धमकी भी दे दी है कि अगर वो आए, अमेरिका खुलकर आया तो फिर गंभीर परिणाम होंगे। देखिए यतीन्द्र, सबसे अहम बात है कि दो फाड़ बिल्कुल हो गए हैं। और जब ईरान ने अपने आप को दोबारा वापसी इस युद्ध में की है, उसके बाद से जो बाकी देश है, रूस की बात करें, चीन की बात करें, या बाकी जो देश पहले से ईरान का समर्थन कर रहे थे, वो खुलकर सामने आ गए, जिसमें रूस और चीन भी है। दूसरी अहम बात आपको बता दूं कि युद्ध अब तक जितने दिनों चला है, इजराइल में इतनी बर्बादी, 7 अक्टूबर 2023 को इतनी बड़ी बर्बादी हुई थी, ज्यादा लोग मरे थे, लेकिन इस तरह से युद्ध में पहली बार इतनी बर्बादी ईरान के अंदर, तेल अवीव में वहां था, इस तरह से हमला होगा कोई हमने सोचा नहीं था। बैलिस्टिक मिसाइल मारे जा रहे हैं। जहां बेरशेवा की बात करें, बिल्कुल साउथ में है, एक्सट्रीम जो साउथ है उससे थोड़ा सा पहले पड़ता है, वहां बार बार हमले हो रहे हैं। इसके अलावा हाइफा, जो कि इजराइल से थोड़ी, माफ कीजिएगा, तेल अवीव से थोड़ी दूरी पर है, वहां तो जहां वो चाह रहे हैं वहां अटैक कर रहे हैं। तो ये जो कहना कि इजराइल सिर्फ एक तरफ से अटैक कर रहा था और ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसे तो उस जो संशय था वो भ्रम था, वो बिल्कुल भ्रम खत्म कर दिया और दिखाई भी दे रहा है कि दो फाड़ में बिल्कुल फंस गई है दुनिया। अगर भारत के पक्ष की आपने थोड़ी देर पहले बात की है, तो भारत का पक्ष ये है कि कूटनीति से ये मामला हल हो, दोनों देश जो है डिस्केलेट करें। लेकिन अभी हाल में एससीओ का जो संयुक्त बयान था, उससे भारत ने अपने आप को अलग कर लिया, जिसमें ये कहा गया था, हमले की भर्त्सना की गई थी जो इजराइल ने ईरान पे किया। ईरान और इजराइल का युद्ध, संदीप बोल, आप तो बहुत नजदीक से आपने कई युद्ध भी देखे हैं, कब तक चलेगा, क्या परिणाम रहेगा इसका? देखिए, परिणाम तो अभी ये कह नहीं सकते, क्योंकि अमूमन जब भी जमीन की लड़ाई होती है, परिणाम उसी में सबसे ज्यादा साफ आते हैं कि भाई किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद फिर बीच बचाव हो गई। ये तो अब ऐसी लड़ाई है जो कि जमीन है ही नहीं, ये तो सिर्फ हवा में और आसमान में ही लड़ाई लड़ी जा रही है। और जैसे नीरज ने भी कहा कि, और आपने भी कहा कि दो अलग हिस्सों में बंट गए, ये पहली बार नहीं हुआ कि दो अलग अलग हिस्सों में दुनिया बटी है। यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स हैं, वो ब्लॉक खुल के सामने तब आए जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। आधा जो है, एक ब्लॉक हो गया ईस्टर्न ब्लॉक और एक हो गया वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक में सारे अमेरिका के साथ सारे यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो आ गए, और साथ ही इधर अगर इसकी बात करें, रूस की बात करें, तो उस वक्त एक धड़ा रूस के साथ चला गया, जिसमें चाइना भी शामिल है। वही चीज अब यहाँ पे नजर आनी शुरू हो गई है। अब ईरान के पक्ष में भी सीधे तौर पर आगे खड़े होने शुरू हो गए। हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि क्या अगर रूस आ गया, खुलकर आ गया, अमेरिका भी आ गया, तो क्या होगा लड़ाई का स्वरूप? देखिए, सबसे ज्यादा लड़ाई का तो स्वरूप यही बदलेगा कि डायरेक्टली तो वो वैसे आने वाले नहीं हैं। एक सपोर्ट, बैकअप सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि ईरान के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस थे, उसके बावजूद अगर वो इस तरीके के हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल्स वो तैयार कर चुका है, तो जाहिर सी बात है कि बिना उनके सपोर्ट के तो ऐसा नहीं हुआ होगा, जिनके पास इस तरीके की तकनीक है। और जो देश जो कि अमेरिका का जो सैंक्शन है वो नहीं मानते हैं, जिसमें लोग तो ये भी संदीप सवाल उठा रहे हैं कि यूक्रेन को तो अभी तक हरा नहीं पाया रूस, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को धमकी दे रहा है। देखिए, यहाँ का डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ का डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये अरब कंट्रीज का एक पूरा जत्था है, और इस अरब कंट्रीज में सबसे बड़ी चीज क्या है? तेल है और एक रिलीजन है। अगर आप इस पूरे वॉर को देखें तो कहीं ना कहीं घूम के ये रिलीजन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। और ऐसे में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो कि ईरान को वैसे सपोर्ट ना करे, लेकिन जब रिलीजन की बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो कि अब तक खुल के सामने नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि उस वक्त सामने आ जाए। तो अभी जिस लेवल पे चल रहा है, अभी तो स्टार्ट है इजराइल में। जैसे कि नीरज ने बताया कि इजराइल में इतनी तबाही कभी नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि इजराइल को भी नहीं पता था कि इस तरीके के वेपन्स का इस्तेमाल होगा। आप सोचिए कि 6 दिन में 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से दागे गए, और उसमें हाइपरसोनिक भी थे। दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास हाइपरसोनिक है। नीरज, ये बताइए कि भारत के जो अभी आप बता रहे थे कि पॉलिसी है कि वो ना इधर है ना उधर है, वो दोनों से शांति की अपील कर रहा है, और ये हमेशा से भारत का रुख भी रहा है, कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देना, शांति की बात करना, जो हमारी पॉलिसी भी रही है।
लेकिन कभी कभी ये उल्टा नहीं पड़ेगा कि जैसे हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे साथ भी हो सकता है ये लोग साथ ना आए और ये कहें कि हम भी शांति चाहते हैं? देखिए, इस तरह की स्थिति तो आती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपने देखा होगा, क्योंकि भारत की कूटनीति के अंदर और खुद भारतीयों के अंदर ये चिंता जरूर है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के मुनीर को बुलाना, जिस तरह से स्वागत करना, वो अपने आप में चिंता की बात कूटनीति के लिए होनी चाहिए और होती भी है। लेकिन जहां तक बात है, लेकिन उसका तो नाम तक भूल गए ट्रम्प साहब। नाम भूल गए, देखिए, लेकिन नाम भूल गए, लेकिन वो सामने है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी 35 मिनट की बातचीत की, लेकिन ट्रंप का जो स्टैंड है वो न सिर्फ भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए, आज इजराइल के लिए भी एक सवाल बन गया है। अगर मुझसे कहें, 2 हफ्ते का वक्त ले लिया, 2 हफ्ते में वो क्या करेंगे वो तय करेंगे। दूसरी चीज, अगर अमेरिका शामिल होता है तो डेफिनेटली ताकत बढ़ेगी, लेकिन उस ताकत के बढ़ने के बाद किस तरह से एस्केलेट करेगा मिडिल ईस्ट, ये बताना बहुत टफ है। किधर भी जा सकता है। एक और चीज, पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है, ठीक है, पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और ईरान के एक लीडर ने ये बोला था कि अगर आपने हमारे पर ऐसा अटैक किया तो उसका रिप्लाई जो है वो पाकिस्तान करेगा। जाहिर सी बात है कि जो उनका जो परमाणु कार्यक्रम है काफी ईरान हद के तक, फेवर में करेगा कि ईरान नहीं, के उसने तो विरोध में मना कर करेगा? दिया, लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा गया ना कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो जो एटॉमिक वेपन है वो ये चलाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने अपने आप को पीछे कर लिया। उसी वक्त जो है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उसको बुलाया गया वहाँ पे। मैसेज भले ही नाम भूल गए हों, लेकिन मैसेज क्लियर दिया गया है कि अगर इस तरीके के वॉर में घुसने की कोशिश की गई तो उसका जो अंजाम या तरीका जो है वो अलग हो सकता है। क्योंकि रोग नेशन वहाँ पे भी, अमेरिका में भले ही वो पैसा भले ही पाकिस्तान या अमेरिका से लेता हो, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जो तबका है वो अमेरिका को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो पैसा अमेरिका वहाँ देता है वो तो सारा फौज के अफसर या पॉलिटिशियन खा जाते हैं। आम लोग जो हैं उनके पास कुछ पहुंचता नहीं है। संदीप, अभी आप हाइपरसोनिक की बात कर रहे थे, कुछ ही देशों के पास है, तो क्या खासियत है हाइपरसोनिक की? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल से कितनी अलग होती है? देखिए, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दोनों अलग अलग है। अगर हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद वो पहले एक्सोथर्मिक यानी कि एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है और उसके बाद वहां से डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर अपने टारगेट पर गिरता है। ये बैलिस्टिक ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। वायुमंडल से बाहर जाएगा, अगर तेजी भाषा में मैं बोलूं, फिर और उसके बाद वो अपने उसके बाद टारगेट पर आएगा इसमें। और हाइपरसोनिक में क्या है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रेवल करता है। अच्छा। लेकिन अगर स्पीड की बात करें, जिस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर में वापस आती है तो उसकी स्पीड होती है 25 मैक के आसपास, जो कि 25 मैक क्या होता है? 25 मैक यानी कि आवाज की ध्वनि की रफ्तार से ये सोचिए कि 25 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, जब तक आवाज सुनाई देगी, जब 25 गुना वो आगे बिल्कुल चलेगी। बिल्कुल। तो ये कैलकुलेशन है, फिजिक्स का कैलकुलेशन है कि ये उनको जो है मैक में काउंट किया जाता है कि स्पीड को। हाइपरसोनिक जो है वो एटमॉस्फेयर में ही मूव करती है, लेकिन उसका मिनिमम स्पीड होता है 5 मैक। अच्छा, 5 मैक ये मिनिमम होता है। मिनिमम स्पीड है और 5 मैक। 5 से लेके 10 मैक तक जाता है हाइपरसोनिक, लेकिन वो अंदर ट्रेवल करता है। इसके अंदर अलग अलग लोकेट करना फिर मुश्किल होता होगा, लोकेट, क्योंकि अंदर- आप सोचिए कि सपोज कीजिए आम भाषा में अगर कोई आपका पर्स लेके भाग रहा है तो आपको या तो उस, और जितनी स्पीड से भाग रहा है, या तो आपको उतनी ही स्पीड पकड़नी पड़ेगी या उससे ज्यादा स्पीड पकड़नी पड़ेगी, तब जाके आप उसको पकड़ोगे। हाइपरसोनिक के साथ यही है, अगर आपने हाइपरसोनिक मार दिया और वो अगर 5 मैक की स्पीड से मूव कर रहा है तो आपको या तो इंटरसेप्टर 5 मैक का चाहिए या उससे ज्यादा स्पीड का, और वो अभी तक पूरी दुनिया में नहीं बना है। और यही वजह है कि जितने भी ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जा रहे बैलिस्टिक का हैं, तो 25 मैक बता रहे थे ना। लेकिन जब वो नीचे आता है, इसमें 2 अलग अलग थ्योरी है। जब यहाँ से एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेगा उसके बाद वापस आएगा तो उसकी स्पीड और कम हो जाती है। उसकी स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन उसको आप मूव नहीं कर सकते। उसके वो बेसिकली एक पत्थर की तरह गिरेगा और ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड इतनी हो जाती है, ग्रेविटी और वेट की वजह से इतनी स्पीड हो जाती है। लेकिन हाइपरसोनिक में अलग अलग तरीके के इंजन होते हैं जो कि कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, उसको ब्रीच करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग बैलिस्टिक की बात करें, बैलिस्टिक जाते वक्त आप ब्रीच कर सकते हो, क्योंकि चलो आपने उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लिया या उसको बीच में ही उसको अबॉर्ट करा दिया, लेकिन यहाँ पे एक बार नीचे गिरने लगता है तो वो तो सिर्फ एक पत्थर की तरह गिरता है। नीरज बताइए, क्योंकि ईरान में चावर एयरपोर्ट भी बन रहा है और हजारों करोड़ों का, शायद 4771 करोड़ का निवेश किया है, उसको कितना खतरा हो गया? देखिए, कंसर्न होता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अगर वॉर बढ़ता है, लेकिन चाबहार पोर्ट पे इजराइल हमला करेगा ये मुझे डाउट लगता है, क्योंकि इस तरह के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अभी उनके टारगेट पे, अभी जितनी भी लड़ाई हुई है वो इनके टारगेट पे नहीं आए हैं। उनका टारगेट जो है अभी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, जो उनका दावा है कि आधे से अधिक को नष्ट कर दिया है,
न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर जहां भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का स्कोप है, और जो अमेरिका की सहायता की बात की जा रही है, उनका एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो कि जमीन में बहुत गहराई में है, उसे भेदने में इजराइल नाकामयाब है। और जब इस बारे में हमारी एक इजराइल के टॉप डिप्लोमेट से बातचीत हुई कि इस पर क्या करेंगे, तो उनकी तरफ से कहना ये था कि जहां तक इजराइल जितना सक्षम है वो अपनी लड़ाई को वहां तक ले जाएगा। और जिस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात कर वो रहे हैं, अकेले दम पर सक्षम है ना, क्योंकि अमेरिका तो अभी खुलकर अभी खुलकर आया नहीं, लेकिन इस तरह के 2 हफ्ते तक तय करेंगे। लेकिन इसराइल को ये सारा सामान दे कौन रहा है? बैकअप किसका है? अमेरिका का है। आपको याद होगा कि अक्टूबर पिछले साल लेकिन अक्टूबर अगर अमेरिका खुलकर नहीं आया बोल साहब, तो वो कर पाएगा ईरान का मुकाबला? खुलकर डायरेक्टली देखो, बूट्स ऑन ग्राउंड तो होगा नहीं, ठीक है ना। उसको भी उसको भी चाहिए, वजह चाहिए। अब उसने क्या किया, अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो स्ट्राइक ग्रुप है, जिसमें कि तकरीबन तीनों में मिला के 270 के आसपास एयरक्राफ्ट हैं, और उसमें 150 तो फाइटर हैं। ये तीनों जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर दिए हैं। अब मिडिल ईस्ट में जिस जगह ये मूव किया है वो सारा का सारा रेड सी का एरिया है और गल्फ ऑफ ओमान की तरफ है, जहां से पूरी दुनिया का ट्रेड मूव करता है। अब जाहिर सी बात है कि अब जब यहाँ से वो स्ट्राइक अगर करने की कोशिश करेगा तो डायरेक्ट ईरान को करे ना करे, लेकिन हूती को जरूर करेगा। हूती जो कि उसका जो प्रॉक्सी है, जो लगातार उनके वॉरशिप्स को स्ट्राइक कर रहा है, हिट कर रहा है, तो वो उसको जरूर करेगा। और 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है, क्योंकि ये कोई आजकल की ज्यादा नहीं है। 2 हफ्ते का जितना दिया है। जो लड़ाई है, लड़ाई अगर 2 हफ्ते और खिंच गई 2 तो हफ्ते बिल्कुल, क्योंकि एयर वॉर हो रहा है अगर देखें तो, क्योंकि जमीन तो लगती नहीं। देखिए, स्ट्रेटेजिकली इजराइल ने बहुत तरीके से इस युद्ध को छेड़ा है। अगर आप देखें, उन्होंने 2 करीबी फ्रंट, एक हिजबुल्ला का फ्रंट जो कि लेबनान के तरफ से है, और दूसरा हमास का फ्रंट जो कि गाजा से है, उन दोनों को एलिमिनेट करके इस लड़ाई को छेड़ा। यमन तो बहुत दूर है, तो वहां से आप एयर से ही हमला कर सकते हैं। एक और चीज, इसी में इन्होंने इसी बीच में जो सीरिया है, सीरिया में भी रिजीम चेंज कर दिया। पहले जो रिजीम था वो अब बदल चुका है। जितनी भी मिड एयर रिफ्यूलिंग हो रही है वो सब सीरिया के आसमान में ही हो रही है। और पहले से स्ट्रेटेजी थी कि हम लोग ग्राउंड में 2 अलग अलग जगह पे एंगेज नहीं हो। अगर दोनों जगह एंगेज होंगे तो आपको फिर ईरान को हिट करने में दिक्कत होगी। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने हमास खत्म किया, हिजबुल्ला को खत्म किया, जो कि बैकबोन है ईरान के। ईरान भी चाहता है कि उस सब इलाकों में जो इजराइल को कंफ्यूज करके रखे, फंसा के रखे। तो पहले उन्होंने एक एक करके खत्म किया, क्योंकि अभी जो स्ट्राइक हुआ 13 तारीख को, जो ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया इन्होंने, इसके पीछे की वजह क्या थी? वजह तो कुछ थी नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास को प्लानिंग के तहत, पूरी रणनीति के तहत पहले आपने अपने आसपास का चैलेंज खत्म किया, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है तो भारत को भी सीख लेनी चाहिए कि आसपास के जितने भी आतंकवादी संगठन उनको पहले खत्म कर दो। तो ये जो सपोर्ट करते हैं, टारगेट भी किया ना। सिंदूर में ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया, लेकिन अभी भी बाकी आप सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया। हम लोगों ने तो 71 के बाद कभी भी पाकिस्तान की जमीन पे जाके हिट नहीं किया ना। लेकिन हमने किसको हिट किया? हमने जैश के उसको हिट किया, हेडक्वार्टर को हिट किया, लश्कर के हेडक्वार्टर को हिट किया। वो क्या जगह है? वहीं से तो सब कुछ पैदा होता है, वहीं से तो आतंकी बनाए जाते हैं। तो हम लोगों ने वहां भी हिट किया। तो ये क्लियर कट है कि आपको सबसे पहले अपना जो कंपटीशन है, अपना चैलेंज है, अपना खतरा है, उसको निपटाना पड़ेगा। पाकिस्तान की बात तो बाद में हुई कि जब उनकी तरफ से रिटेलिएशन हुआ तब हम लोगों ने उनको हिट किया, अदरवाइज हमने और देखिए, वो दोनों में फर्क है। हिजबुल्ला को निपटाना, हमास को निपटाना, और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना। आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने उस तरह से भी नेस्तनाबूद नहीं किया। हमला जरूर किया है, टारगेट्स अचीव किए हैं 9 जगह जो हमले हुए थे, लेकिन जिस तरह से बर्बादी वहाँ की है, चाहे लेबनान में हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर की बात करें, हमास में तो हमास का तो पूरा गाजा तबाह कर दिया इजराइल ने। और उस तरह की तबाही अब इजराइल के अंदर, जिस तरह से मिसाइल गिर रहे हैं, उस तरह के चित्र जो है हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे तेल अवीव के अंदर, क्योंकि तेल अवीव के अंदर सोचिए कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत सटीक तरीके से बनाया है। उनका मेन फोकस है, जैसे आयरन डोम है। आयरन डोम जो है वो मीडियम रेंज रॉकेट्स को एंगेज कर सकता है, और ये वहाँ पे लगाए गए हैं जहाँ शहरी इलाके हैं। शहरी इलाके में आबादी को बचाने के लिए सिस्टम लगाया गया है। और ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है? अगर वो रॉकेट या कोई मिसाइल आके शहर वाले इलाके में गिरेगी तभी वो उसको एंगेज करेगा। अगर खाली इलाके में गिर भी रहे हैं अब। तो अब क्यों गिर रहे हैं? अब इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि जो अब वो रॉकेट्स नहीं रहे।
अब हाइपरसोनिक है, अब Ballistic हाँ बैलिस्टिक है, वैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। थार्ड जो अमेरिका ने 2 अक्टूबर पिछले साल अक्टूबर में जब ईरान ने 200 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी, उस वक्त जो है अमेरिका ने उसको थार्ड जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो दिया था। उसके बाद उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अब जो हालत ये है कि वहाँ जो हाइपरसोनिक बरस रहे हैं, और अगर 100 मार दोगे आप, 100 अगर मिसाइल आ रही है आपके ऊपर, तो एक आध तो गिरेगा ही गिरेगा। जैसे जो कल का डाटा है, कल तक का डाटा है, उसमें 450 बैलिस्टिक मिसाइल, कल सुबह 9 बजे तक का डाटा है, 450 बैलिस्टिक मिसाइल हिट किए गए, मारे गए वहां से, और 40 जो कि नीचे गिरे हैं। यानी कि 40 बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अगर सोचिए कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम अगर बिल्कुल ही फेल हो जाए तो क्या हालत होगी। तो उन्होंने कम से कम 410 लेकिन अब कौन सा कूटनीतिक रास्ता ऐसा होना चाहिए युद्ध रुके, थमे, क्योंकि बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं अब तो। देखिए, अब कई बार लगता है कि ईरान हाँ नहीं, ईरान की तरफ से बार बार उनके विदेश मंत्री भी ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल की तरफ से हमला नहीं होता है तो हम लोग नहीं करेंगे। तो अगर इजराइल अपने हमले को रोकेगा, जो कर रहा है लगातार, रोक नहीं रहा है। ये वही चीज है, ये वही चीज ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब भारत ने साफ किया था कि अगर वो उन्होंने कुछ किया तो हम उसका जवाब देंगे। यहाँ वही है, अगर उन्होंने कुछ किया तो करेगा, वो जवाब देते रहेंगे। तो इजराइल रुकेगा कैसे? इजराइल रुकेगा अमेरिका से, और अब अमेरिका 2 हफ्ते का वक्त ले चुका है इस बीच, क्योंकि वक्त इसलिए लिया गया है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प को ये लगता है कि कुछ निगोशिएशन हो सकता है। लगे हुए अगर और भड़क गया युद्ध, इससे 2 हफ्ते में बिल्कुल भड़क सकता है, भड़क ही रहा है। इससे पहले भी 2 महीने का वक्त दिया था ट्रम्प ने, तब भी कुछ नहीं हुआ। और वो इसीलिए दिया था क्योंकि वो चाह रहे थे कि ईरान बातचीत की मेज पर आए, और जो उनका और उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें उसको रोक दे। इसके लिए 2 महीने का टाइम दिया था। भारत की क्या भूमिका इस युद्ध को रुकवाने में महत्वपूर्ण होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का बयान या विदेश मंत्रालय का बयान तो आपने नजदीक से देखा ही है कि युद्ध किसी भी हालत में नहीं, अब युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। तो क्या वो नीति यहाँ पर काम करेगी? देखिए, इन सब नीतियों के मतलब होते हैं और उसका असर भी होता है जब आप टेबल पे होते हैं। डिप्लोमेटिक तौर पे एक संदेश होता है, और इजराइल क्योंकि आपका बहुत अच्छा दोस्त है, और ईरान के साथ जो करीब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ईरान के विदेश मंत्री भारत में मौजूद थे। दोनों दोस्त हैं, संबंध अच्छे हैं। तो भारत की भूमिका यह है कि भारत यही मांग करेगा दोनों देशों से कि आप किसी तरह से कूटनीति का इस्तेमाल करके इस युद्ध को खत्म कीजिए। नेतन्याहू पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, ट्रम्प पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, मुझे लगता है इस युद्ध की समाप्ति में या सीज फायर में। ट्रम्प का तो भरोसा ही नहीं है कब क्या कहते हैं। बिल्कुल, उनकी टाइमलाइन का कोई पता नहीं चलता कि टाइमलाइन क्या है, और टाइमलाइन के बाद जो कुछ कहते हैं वो कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन हाँ, यानी प्रधानमंत्री मोदी से आस है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी से आस इसलिए कि वो युद्ध की बात नहीं करते, बुद्ध की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, और का युद्ध कहीं भी हो वो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, चाहे वो रूस यूक्रेन का भी हो और इजराइल ईरान का भी। एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हर कंट्री का एक इंटरेस्ट होता है और उसका अपना इंटरेस्ट होता है। अगर इजराइल का इंटरेस्ट भारत के साथ है तो वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखता है। अगर ईरान का इंटरेस्ट भारत के साथ है तो वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखता है। और भारत का दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो हम अपना इंटरेस्ट है तो अच्छे रिश्ते बनाएंगे। आप सोचिए कि G20 के टाइम पे एक कॉरिडोर जो कि अनाउंस हुआ था, जो सीधा इजराइल जा रहा था, समंदर के रास्ते होते हुए अलग अलग कंट्री से इजराइल के लिए उन्होंने प्लान किया था। G20 में उसका ऐलान हुआ। उसके बाद एक चाबार पोर्ट से सीधा जा रहा है। तो हम लोगों ने जो हमारा जो मॉडल है वो सिंपल सी बात है कि हम लोग कैसे उन सब कंट्री को आउटरीच करें जो कि हमारे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन अगर हमने कोई कॉरिडोर नहीं बनाया तो हमें वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। लिहाजा हम लोगों ने दोनों देश के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, कॉरिडोर भी है, दोनों देश के बीच प्लान भी है। और अब देखते हैं कॉरिडोर कौन बनेगा, क्या भारत कॉरिडोर बनेगा, क्या कूटनीति का रास्ता इन दोनों देशों के बीच जो आग लगी है, युद्ध की आग जो लगी है, क्या उसको शांत करा पाएंगे? तो सबकी निगाहें भारत की तरफ है, क्योंकि दुनिया, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि 2 फारे यानी कि 2 ग्रुप बट गए हैं, कुछ इजराइल की तरफ है तो कुछ ईरान की तरफ। भारत ही है जो दोनों देशों के साथ संबंध भी अच्छे रखता है और युद्ध की बात नहीं बुद्ध की बात कर रहा है।